नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संस्कार त्रिपाठी है और आप सभी का प्रहार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2021 के ऑनलाइन मोड में जो परीक्षा हुई थी उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने 2022 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था सीटेट में, जिसमें मैंने 113 मार्क्स स्कोर किया था और सीडीपी में मैंने 30 में 29 मार्क स्कोर किया है। अगर आप मेरा मार्कशीट देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में पड़ी हुई है मेरा मार्कशीट। आप लोग को देखना हो तो देख सकते हैं आप। चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सीडीपी का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो क्या था। तो निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो है विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो विकास एक आयामी है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया होती है, विकास की दिशा अधोगामी होती है और शीर्षगामी होती है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें कौन सा कथन सही है चारों विकल्प में से, वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो जहाँ पर केवल आ जाए वो तो बिल्कुल विकल्प आप लोग तुरंत ही गलत काट दीजिएगा। और रही बात इसमें ऑप्शन की कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन जो बच्चे ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अनुकूलन कहलाती है या अधिगम कहलाती है कि समाजीकरण कहलाती है या परिपक्वता कहलाती है। तो मैं अनुवांशिक विन्यास है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है मैचुरेशन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। समाजीकरण के प्राथमिक और समाजीकरण के द्वितीय कारक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, हमको भरना है। तो समाजीकरण का प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार होता है और समाजीकरण की द्वितीय संस्था क्या होती है वो विद्यालय होती है। जहाँ पर परिवार और विद्यालय होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे जो होते हैं उसमें नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन, वो बिल्कुल सही है। चलिए हम अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ये तो गलत है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, ये भी गलत है। स्थान जैसे अपने विद्यालय के स्थानिक मानचित्रण करने की क्षमता, तो ये स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं अपना 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो इसमें जीववाद है, तो जीववाद तो बिल्कुल नहीं है। केंद्रीयता है, परिकल्पनात्मक निगमन है, संक्रमक परिणाम निकालना है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं केंद्रीयता, वो बिल्कुल सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की आ जाते हैं वो तो सामाजिक संरचनात्मक अपने आप ही हो जाता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी कुछ विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो प्राइवेट स्पीच है, उच्च स्वर वार्ता में है, पाठ है या स्वकेंद्रीयवाद है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं प्राइवेट स्पीच 9वें में, वो बिल्कुल सही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थानिक अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग। तो जो बच्चे 10वें में ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सहभागितापूर्ण अधिगम जो होता है वो बच्चों को चारों तरफ से विकास में उनके मदद करता है। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप का दर्शाती है? तो स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो इसमें पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल गलत है। एक मिनट भाई। हाँ, चौथा और पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। बाकी बचे दो ऑप्शन। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है और अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या होती है। तो जहाँ पर इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वहाँ पर हम दूसरों के भावों को समझते हैं, और जहाँ पर इंटरापर्सनल होती है वहाँ पर हम अपने आप के भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरों की इच्छाओं को समझना है, तो वहाँ पर हो जाएगा इंटरपर्सनल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाना और उसी भाषा में उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारे 2020 के शिक्षा नीति में था। तीसरा ऑप्शन क्या है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन क्या है कि द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। तो ये भी गलत है, यानी कि जो हमारा विकल्प सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जेंडर भूमिकाएं क्या है, यानी कि जेंडर रोल्स आर। तो क्या है कि ये लर्न बिहेवियर होते हैं, कि इमिटेट बिहेवियर होते हैं, कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कि अनुवांशिक निर्धारित होते हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं कि ये अधिग्रहित व्यवहार होते हैं, क्योंकि हमारे समाज द्वारा ये कह दिया गया है कि लड़कियां जो है घर का काम करेंगी, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे। तो ये जो जेंडर रोल है ये जो है अधिग्रहित व्यवहार है, ना तो ये तो जन्मजात होता है, ना इसे जो है ये जैविक संरचनाएं भी नहीं होती हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। ये तो बिल्कुल सही है। और छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। रही बात डी ऑप्शन की, तो छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी गलत है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। बी ऑप्शन है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, और कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, कौन सी विधि छात्रों में उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जो हमको लग रहा है कि चारों विकल्प गलत हैं और ये ऑप्शन गलत था। हाँ, मुझे याद आ गया कि 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2021 में इसके लिए सभी को समान अंक दिए गए थे, तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। तो चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो समावेशी जहाँ आ जाता है वहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ रखकर बिना भेदभावपूर्ण तरीके से उनको शिक्षित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को अलग और केवल सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। ये तो बिल्कुल गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती है, गलत है। सरकारी विद्यालयों में केवल आ गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कथन है और कारण है, और ऑप्शन हमको 4 दिए गए हैं, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन क्या कहता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये तो सही है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये तो एकदम बिल्कुल भी ये भी सही है। तो बोथ ए और आर ट्रू है।
और ए जो है आर की सही से व्याख्या करता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है। यानी कि यहाँ पे मार्क करने वाली बात है कि उस लिखाई में उसको कठिनाई हो रही है। ठीक, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो डिसलेक्सिया है, या डिस्ग्राफिया है, या डिसकैल्कुलिया है, या अटेंशन डेफिशिएट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में कठिनाई का महसूस करते हैं। और गणन वैकल्प क्या होता है कि उसमें मैथमेटिक्स में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लग रहा है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना। तो ऑप्शन डी भी जो है वो गलत है। यानी कि 19 नंबर में जो ऑप्शन सही है वो है बी, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो अपसारी चिंतन होगा, या आवेगशीलता होगा, सोच में केंद्रीकरण होगा, या अभिसारी चिंतन होगा। तो आप सब अभिसारी और अपसारी में कन्फ्यूज होंगे, मुझे पता है। तो जो बच्चे अपसारी यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपसारी चिंतन हमको बहुत सारे टॉपिक को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है, यानी कि सोचने के लिए हमको सहायता करता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं अपसारी चिंतन, वो बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसमें तो चारों ऑप्शन सही है, यानी कि जहाँ पर चारों विकल्प होंगे वो विकल्प बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 22 नंबर क्वेश्चन में है कि एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? तो खंडीकरण कहलाता है, या कूट लेखन कहलाता है, कि स्वांगीकरण कहलाता है, कि अनुकूलन कहलाता है। तो इसमें खंड खंड में तोड़कर किसी चीज़ को याद कराया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? खंडीकरण कहलाएगा। चलिए हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा, कौशलों और ज्ञान का अर्जन, ये तो सही है। विषय वस्तु को रटना, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंध, ये भी गलत है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो पहला ऑप्शन है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। और बी ऑप्शन क्या है? परामिति जो है विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। अरुनिधि एक नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है। तो क्या है कि अरुनिधि जो है नए शब्दों के अर्थ को समझने के लिए संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। और डी चौथा ऑप्शन क्या है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है और जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन था 24 नंबर, और 24 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो 24 नंबर में जो बच्चे सेकंड और थर्ड ऑप्शन लगा रहे थे वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं। तो पहला है कि आप अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, तो ये तो बिल्कुल गलत है। समस्याओं को हल करने हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये भी गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी का चयन कर रहे हैं 25 में वो बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है। तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ये तो गलत है। और बी ऑप्शन क्या है कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन क्या है कि रट्टा मार कर सीखने को प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन क्या है कि शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे उत्तरों की नकल करना। तो जो बच्चे ऑप्शन बी का चयन कर रहे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। तो शर्म होगा, गुस्सा होगा, गर्व होगा या उत्कंठा होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि हमको गर्व की अनुभूति होती है यदि हम किसी भी चीज़ को खुद से प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागमों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। और डी ऑप्शन क्या है, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागमों का इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि 28 नंबर में जो बच्चे ऑप्शन ए का चयन कर रहे हैं कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, तो बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये लोग आप सबके लिए ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको पढ़कर अच्छे से आंसर दीजिएगा। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो पहला है कि मानवतावादी, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक। तो जो बच्चे 30 में ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं या व्यवहारात्मक जो है वो बिल्कुल सही है, बिहेवियरिज्म जो है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपका सीडीपी में 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों यारों के लिए के पास जो है ज़रूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।